हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में एक जो प्रश्न था विवाह को लेकर उस कुंडली का भी एनालिसिस करेंगे और बीच में कुछ डाउट्स थे तो उस पे भी चर्चा करते हैं। देखिए, जो डाउट था वो ये कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी बाय सीएस पटेल सर के बुक के पेज नंबर 47 पे मेंशन्ड किया गया है अधन लग्ना और बाकी चीज़ों को। तो आई थिंक कि आप जो मुझसे पूछना चाह रहे हैं या कहना चाह रहे हैं वो यही वाला कंटेक्स्ट है कि भृगु ने कहीं न कहीं इंट्रोड्यूस किया एक नया कंसेप्ट और उस टेक्निक ऑफ प्रेडिक्शंस को जो कि ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में नहीं पाया जाता। इसमें एक अरुधा का कंसेप्ट है। अरुधा का कंसेप्ट अगर हम देखेंगे तो कहीं न कहीं वो तो बहुत पुराने समय से चल रहा है क्योंकि होरा शास्त्र में मेंशन्ड है। इसके बाद बात करें कि 130 चार्ट्स के अंदर उन्होंने नाड़ी अमशाज के अंदर लग्नों में काम किया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जहाँ पे ये बात हो रही है 130 चार्ट्स में नाड़ी अंशाओं में काम हुआ है। इसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट है जिसको आपने कोट किया था कि भृगु नाड़ी कहती है कि जब कभी भी जन्म का लगन जेमिनी यानी कि मिथुन हो तो उसमें उससे 12वें में आपको वृषभ राशि आएगी जो कि एक शिरोलग्न है और उससे ट्राइन्स में आपके जन्म के अधन लगना आएगा। और इस हिसाब से उनका मत है कि प्रिडिक्शन को करते समय इन सारी चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए। लेकिन ओवरऑल बात इसमें जो लिखी है वो है 150 नाड़ी अंशा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप चीज़ को पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि आप अभी इस चीज़ को नाड़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि ये बुक नाड़ी के ऊपर उतना ज़्यादा नहीं है। ये एक जस्ट ब्रीफिंग है अबाउट नाड़ी। 150 नाड़ी अंशा उसकी समझ होने के बाद ही आप इस स्टेटमेंट को सही से कनेक्ट कर पाएंगे। वैसे भी ये स्टेटमेंट अपने आप में कंप्लीट नहीं है। मैं आपका पूरा ध्यान सिर्फ इस पे रखना चाहूँगा जहाँ पे ये शब्द यूज़ कर रहे हैं। जब जन्म का लगन मिथुन जेमिनी हो तो ठीक है, बर्थ लगन को अगर वो सिर्फ जेमिनी फिक्स कर रहे हैं उसके बाद वो कुछ स्टेटमेंट कहना चाहते हैं, इसके अंदर की टर्म एंड कंडीशंस कुछ भी क्लियर नहीं है। ठीक है, नीचे आप थोड़ा सा और पढ़ोगे तो आपको एक चीज़ और मिलेगी कि बॉर्न इन उत्तरा भागा और एक होता है पूर्व भागा। ठीक है, ये सेम नाड़ी अंशा के अंदर कुछ बातें की हुई हैं। अब मैं आपको देव केरलम में लेके चलता हूँ, चंद्रकला नाड़ी। वहाँ से पहले आपको नाड़ी का एक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, फिर आप खुद ही बोलेंगे कि ये स्टेटमेंट जो है ना, ये अपने आप में कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है, सिर्फ एक कन्फ्यूज़न है। देखिए, ये है देव केरलम नाड़ी। इसके अंदर मैं सबसे पहले आपको 150 नाड़ी अंशाओं को दिखा देता हूँ। तो आप देख लो कि जो भी नाड़ी अंशाज होते हैं वो कुल मिला के जितनी भी आपकी राशियाँ हैं उसके हिसाब से विभाजित होते हैं। इनके अपने ही कई सारे नाम हैं। चित्रा, चित्राणी, विरूपा, नाला, नलिनी, नाड़ी, निर्मला। ठीक है, 150 अलग-अलग नाड़ियाँ होती हैं। स्पेसिफिकली अगर हम बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि एग्ज़ैक्टली नाड़ी क्या है। ठीक है, तो नाड़ी एक्चुअल में जो है वो इस चीज़ को कहते हैं कि जो आपकी आर्क बनते हैं वो आर्क मान लीजिए 0 डिग्री से लेकर 12 मिनट तक, 0 डिग्री से लेकर 12 मिनट तक। यहाँ पे ये जो मिनट है ना, ये घड़ी का टाइम नहीं है, ये कुंडली के अंदर आने वाले जो डिग्री, मिनट, सेकंड हैं, उनके बारे में बात की गई है। तो यहाँ से आपको समझ में आता है कि अगर आपके जन्म का लगन 00-00-00 से लेकर अगर 00-12 मिनट्स तक का है तो आप एक नाड़ी अंशा में जन्म लेते हैं। इस 12 मिनट के अंदर 6 मिनट का जो हिस्सा होता है 0 से लेके 6 उसे कहते हैं पूर्व भागा और जो 6 से लेके 12 का हिस्सा होता है उसे कहते हैं हम उत्तर भागा। ठीक है, जो चंद्रमा के बारे में वहाँ पे लिखा था उत्तर भागा और
पूर्व भागा, तो वो ये है कि 12 मिनट का ये जो आर्क होता है नाड़ी का, इसके 2 हिस्से होते हैं, पहला 6 और आखिरी के 6। इनके अंदर जब भी किसी प्लैनेट की कोई मूवमेंट होती है, तो उसका बहुत ही डेप्थ से वर्णन मेंशन्ड होता है, जो कि अलग-अलग लग्नों के हिसाब से करना होता है। क्योंकि नाड़ी अपने आप में बहुत ही वास्ट कांसेप्ट है, ठीक है? इस वजह से मैं ज़्यादा इसमें आपको अभी डेप्थ में लेके नहीं जाऊँगा। अगर आप देखो, गुरु अगर कालकूटा नाड़ी अम्शा में होगा, तो इंसान खुद से अपनी कमाई करेगा। उसके बचपन के समय में क्या कुछ होगा, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, उसके बारे में बताया गया। यहाँ पे जितनी भी डेप्थ की बात होती है नाड़ी में, ये बहुत ही छोटे टाइम स्पैन में होती है। मैं आप लोगों को जो कुछ भी बताता हूँ, वो नक्षत्र के लेवल पे बताता हूँ, 13 डिग्री 20 मिनट पे, क्योंकि नाड़ी अम्शा की कैलकुलेशन बहुत ही क्रिटिकल होने वाली है। हम अभी 108 अंशाज में वहाँ पे काम कर रहे हैं, नाड़ी में बात होगी 1800 अंशाज की। इसीलिए जब कभी भी आप नाड़ी वाले किसी भी सिस्टम या एस्ट्रोलॉजर को फॉलो करें, तो थोड़ा-सा आपको बेसिक नॉलेज नाड़ी का होना चाहिए। अ, एक लड़का और एक लड़की वीडियो चैनल चलाते थे। आरजी राव जी की भृगुनंदी नाड़ी की किताब है, उसको उठाते हैं, एज़ इट इज़ वो बोर्ड पे सब बनाते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं। वो लोग कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं मैं आपको बताऊँ, वो इस 150 नाड़ी अंशा को पकड़ के नहीं चल रहे। वो किताब में लिखी हुई चीज़ों को इतना ही पढ़ रहे हैं कि गुरु 10 नंबर की राशि में बैठा है, ईश्वर का अंश है, नाम ईश्वर था, ये था, वो था, वो था। क्योंकि जो बुक में लिखा है, उसको ही सिर्फ़ ऐसे के ऐसे एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं। ऐसी गलती कभी नहीं करनी है आप लोगों को। उस बुक में अगर कुछ लिखा है, तो उस बुक के अंदर जो भी चीज़ लिखी है, उसके बारे में बारीकी होनी ज़रूरी है। ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आया होगा कि जैसे-जैसे ये 12-12 मिनट के अंदर गुरु अपने नाड़ी अम्शास को चेंज करने लगेंगे, वैसे-वैसे आपके सारे रिज़ल्ट्स बदलते चले जाएँगे। ठीक है? सारी की सारी दशाओं के अंदर उनके रिज़ल्ट्स बदलेंगे। इसीलिए जब बहुत हाई लेवल की डेप्थ आएगी, तभी मैं नाड़ी के ऊपर बात करूँगा। ये मैं आपको सिर्फ़ अभी देव केरलम नाड़ी दिखा रहा हूँ। शुक्र नाड़ी है, सूर्य नाड़ी है, गुरु की अलग नाड़ी है, बहुत सारे नाड़ी के ग्रंथ हैं। क्योंकि इंसान अपनी ज़िंदगी में जो एक साँस लेता है, वो भी नाड़ी है। इसीलिए नाड़ी अपने आप में 100% सही है, लेकिन आपको नाड़ी का कंप्लीट नॉलेज होगा, तभी आप वहाँ पे प्रेडिक्शन कर पाएँगे, क्योंकि उसका जो आर्क है, जो लेंथ है ना, वो बहुत छोटी है। उसमें मार्जिन ऑफ एरर होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन 1800 नाड़ियों में बैठे हुए ग्रहों के एक-एक रिज़ल्ट को याद रख पाना इतना आसान नहीं है। उस ज़माने में सारी चीज़ों को बोल-बोल के रटा दिया जाता था। हम उस तरीके से उस ज़माने में पढ़ते थे। इस कारण से उन लोगों के शार्प माइंड होने से वो चीज़ें डेवलप थी। अभी हम इस रिज़ल्ट्स को मैच करने जाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मैं आपसे बोलूँगा कि आप जब उस स्टेटमेंट को पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे उस बात पे ध्यान रखिए। मिथुन लगन कहा है, लगन का मतलब तो 30 डिग्री है, जबकि वो खुद कह रहे हैं कितना हिस्सा, 1/150वें हिस्से की बात हो रही है नाड़ी अंशा। 30 डिग्री के अंदर जब आप 12-12 मिनट से इस तरीके से कैलकुलेट करोगे, तो 150 टुकड़े होंगे। वो 150 टुकड़े में से किसकी बात कर रहे हैं, वो क्लियर नहीं है उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अंदर। इसीलिए यहाँ पे इस चीज़ को लगा पाना मुश्किल है, क्योंकि ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है अपने आप में, ठीक है? चलिए, अब दूसरा जो था, मैंने एक फ़ॉर्मेशन और कहा था, जहाँ पे सूर्य को लेके मैंने पिछला जो कुंडली विश्लेषण था विवाह वाला, उसमें किया था। यहाँ पे देख लीजिए, एक कांसेप्ट होता है, ये है अष्टअंशा। इसकी भी 4 अलग-अलग डेफ़िनेशंस हैं, ठीक है? पहला है कि 1/8 पार्ट, यानी कि 3 डिग्री 45 मिनट का पार्ट है, उसको मानते हैं। और ये एक तरीके से डिवीज़न है, जो कि षोडश वर्गों के अंदर यूज़ किया जाता है। दूसरा डेफ़िनेशन जो है, वो अष्टक वर्ग के पॉइंट से लिया गया।
तीसरी डेफिनेशन जो यहाँ पे ली गई है वो ये लिया गया है कि 8वां नवमशा किसी भी राशि का जो कि 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट के बीच होगा। तो ऐसे कंडीशनों में उन्होंने ग्रहों को अपने से 8वें अंशांश के अंदर कैलकुलेट करके देखा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इस वाले स्टेटमेंट को अभी उतना स्ट्रांगली चेक नहीं कर पाया, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है इसको ध्यान से समझिएगा। अ प्लैनेट इन द साइन ऑक्यूपाइड बाय हिम is posited in a navamsha which fall in the 8th sign therefrom। ग्रह जिस भी राशि में बैठा हो वहां से अगर वो नवांश की कुंडली में 8वीं राशि में गिनने पर आ जाए, जैसे कि सूर्य तुला राशि में नीच राशिस्थ होकर बैठे थे और गिनती गिनेंगे तो वृषभ में तुला से 8वें भाव में आएंगे, ऐसी कंडीशन में वो अष्ट अंशा में माने जाएंगे। और अष्टमशा में होने के कारण वहाँ पर जो है कहीं न कहीं चुनौती आएगी। अब चुनौती किन-किन चीज़ों में आ सकती थी? तो वहाँ पे जो चुनौती आ सकती थी सूर्य को लेकर है, पिताजी की उम्र को लेके हो सकती है क्योंकि सूर्य कारक कहाँ है? फादर का। सूर्य किस भाव का स्वामी था? वो स्वामी था 9th हाउस का भी, इसलिए पहली कंडीशन ये हो सकती थी कि फादर जो हैं उनकी तबीयत खराब रहती हो, अर्ली डिपार्चर हो गया हो, या फिर जातक की खुद की किस्मत 9th हाउस का लॉर्ड वहाँ पे फँस रहा है और नवांश में अपने से 8वें आ रहा है। तो कहीं न कहीं कोई न कोई चीज़ वहाँ पे बाधा बनाए हुए। मेरे पास एक ही प्रैक्टिकल कुंडली थी, उसमें क्या हो रहा था, शुक्र जो हैं वो तुला राशि में बैठे हैं 7th हाउस में, 7th हाउस लॉर्ड होकर भी और 2nd हाउस लॉर्ड होकर भी, और नवांश कुंडली में वो शुक्र जो हैं वो 2 नंबर की राशि में जाते हैं। यहाँ पे मैरिज लाइफ जो है वो इक्विवेलेंट टू डेथ क्रिएट हो रही है, रीज़न हो रहा है वेल्थ को लेकर। तो कहीं न कहीं उस पर्टिकुलर फॉर्मेशन में जब कोई ग्रह लगन कुंडली के अंदर किसी राशि में बैठा हो और नवांश कुंडली में वो उस पर्टिकुलर राशि से गिनने पर 8वें में जो भी राशि आती हो, 8वें भाव में जो भी राशि आती हो आपके जन्म कुंडली में, उस राशि में अगर वो नवांश में चला जाएगा तो या तो उसके कारकत्वों में या जिन भावों के वो स्वामी हैं उसमें कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से डिलेज़, देर से होना या फिर कमज़ोर हो जाना, ऐसा महसूस किया जाता है। ठीक है? इस कारण से मैंने वहाँ पे आपसे ये भी कहा था पिछले वाले में कि किस्मत आपकी कहीं न कहीं उस वजह से कुछ कमज़ोर हो रही है। आपको पार्टनरशिप जो है वो कुछ हद तक शायद वहाँ पे किस्मत प्रदान करे। तो ठीक है, ये 2 डाउट्स जो भी थे वो क्लियर कन्फर्म हो गए। इस चीज़ को आप लोग लगाना, अप्लाई करना, जैसे मैंने आपको बताया फ़ादर के लिए हुआ हो या किस्मत के लिए हुआ हो, तो आप फिर मुझे कम से कम कमेंट करके बता देना कि हाँ, ये कहाँ तक सही जा रहा है। ठीक? अब आखिरी जो एक सवाल था, एक जातिका ने पूछा था उनके मैरिज को लेकर, तो इसमें भी चलते हैं। देखिए, ये रही आपकी जन्म कुंडली। आपकी जन्म कुंडली में फर्स्ट हाउस के जो लॉर्ड हैं चंद्रमा, वो फर्स्ट हाउस में बैठे हुए दिखाई देते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि भाव चलित में ये चंद्रमा की स्थिति जो है वो 12th हाउस में। जब भी ज़िंदगी में चंद्रमा की दशा चलेगी, उसके ज़्यादातर प्रभाव आपको 12th हाउस से मिलेंगे। ठीक है? भले ही वो राशि प्रभाव जो है 4 नंबर का रहेगा, यानी कि आप इमोशनल रहोगे, लेकिन अगर जब-जब चंद्रमा की दशा चलती है, वो चंद्रमा 12वें भाव पे होने के कारण इमोशनली आपको रह-रह के परेशान करते रहते हैं, पहली चीज़। दूसरी बात, आपका जो लगन है उसका मिड पॉइंट लॉर्ड अश्लेषा नक्षत्र के कारण बुध बनते हैं। बुध की जो प्लेसमेंट है वो 10th हाउस में है, तो आप अपने कर्म को लेके काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ने की प्रवृत्ति रखते हैं और साथ ही साथ 3rd हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड होने के कारण काफ़ी अच्छी बेयरिंग कैपेसिटी है, स्ट्रेंथ भी है आपके पास, ये प्लस पॉइंट है। चंद्रमा का अपनी राशि में आके बैठना और शनि के नक्षत्र से जुड़ना कुछ हद तक ठीक है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पर्सनैलिटी बनाता है। आपकी जो लगन कुंडली है वो 4 नंबर से बन रही है, जबकि आपका जो नवांश है वो 10 नंबर से बनता है, यानी कि कंप्लीट 180 डिग्री का चेंज है। ये 180 डिग्री का जो चेंज है, ये इस बात को दर्शाता है कि ज़िंदगी अभी जैसी भी चल रही हो, शादी के बाद बिल्कुल 180 डिग्री पलट सकती है, एक चीज़।
दूसरा, इस कुंडली में एक तो सूर्य और मंगल के बीच में परिवर्तन है, यानी कि आपका वेल्थ हाउस, सेकंड हाउस जो है वो और आपका स्टेटस, इसके साथ कोई ना कोई चीज़ जुड़ी हुई है। दूसरा, यहाँ पर जो है वो आपके किस्मत का और आपके 7वें भाव का भी एक कॉम्बिनेशन काम कर रहा है। शनि और गुरु के बीच में परिवर्तन है। गुरु जो हैं वो नीच राशिस्थ हैं, नीच है नहीं। इसका मतलब है कि परिस्थितियाँ चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन गुरु अपने आप में उनसे उभरने का प्रयास करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि इस कॉम्बिनेशन में आपका 7th हाउस लॉर्ड जो है वो राहु केतु एक्सिस में भी आ गए हैं। ठीक है? तो ओवरऑल आपका पहला सवाल था, क्या लव मैरिज पॉसिबल है? तो मैंने कहा कि पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि शनि 7th हाउस लॉर्ड जो हैं वो 5th हाउस के को-लॉर्ड केतु के साथ हैं और साथ ही साथ मंगल से दृष्ट भी है। तो इस वजह से किस्मत से किसी तरीके की कोई लव मैरिज हो सकती है, लेकिन इसमें एक चुनौती बरकरार रहेगी, क्योंकि शनि जो हैं वो राहु, केतु और मंगल तीनों से पीड़ित हो रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रोफ़ेशन में बिज़ी रहने वाले हों या कुछ ऐसे फ़ॉर्मेशंस बने रह सकते हैं। यहाँ पे हम मानेंगे कि शनि काफ़ी ज़्यादा पीड़ित अवस्था में हैं, ठीक है? इस वजह से मैरिज लाइफ़ के अंदर चैलेंजेस रह सकते हैं, उससे मैं इनकार नहीं कर सकता। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपका जो फ़ॉर्मेशन है, शुक्र का फ़ॉर्मेशन, वो लाभ भाव के स्वामियों के लाभ भाव में बैठे हैं और नवांश कुंडली में वो भाग्य भाव में आते हैं उच्च राशिस्थ होकर। इस वजह से कहीं न कहीं कुछ बड़ा गेन आपकी ज़िंदगी में आ सकता है और उसको देने के लिए जो है आपकी मैरिज, आपके पार्टनर कहीं न कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं। इसमें ये भी हो सकता है कि वो अपना कोई एक बिज़नेस या कुछ स्टार्टअप करके आपको हैंडओवर करें, ठीक है? जहाँ तक चार्ट्स की बात है, ओवरऑल चार्ट्स में ऐसी कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव फैक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इस पर्टिकुलर 7th हाउस लॉर्ड के ऊपर 3 क्रूर ग्रहों का प्रभाव होना, ये कहीं न कहीं कुछ चुनौतियों को ज़रूर दिखाता है और नवांश की कुंडली में भी शनि जो है वो राहु केतु एक्सिस में मौजूद है। ओवरऑल कंटेक्स्ट में अगर बात करें तो चीज़ें पॉजिटिव ही हैं, कम से कम 80% तक, ठीक है? क्योंकि जो भाव हैं, भाव वहाँ पे उस लेवल पे पीड़ित नहीं है। गुरु यहाँ पे प्योरली नीच नहीं है, उसे परिस्थितियों में चुनौतियाँ लेनी पड़ेंगी। एक कारण ये है कि 6th हाउस के लॉर्ड हैं गुरु और दूसरा कारण ये है कि वो 9th हाउस के लॉर्ड हैं। तो 6th हाउस के लॉर्ड जब जहाँ बैठेंगे, कहीं न कहाँ वहाँ पे थोड़ा-सा चुनौती, संघर्ष होगा। दूसरी चीज़ है, भाग्य का स्वामी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्गली कहाँ कनेक्ट कर रहा है अपने आप को, 7th से। इसका मतलब है कि लंबी यात्राएँ, विदेश यात्राएँ या किसी तरीके की हायर एजुकेशन, हायर लर्निंग्स की तरफ भी चीज़ें मूव ऑन कर सकती हैं। जहाँ तक बात है दशाओं की, तो केतु जो हैं वो बैठे हुए हैं 9th हाउस में, लेकिन भाव चलित में वो 8वें में आते हैं। इस वजह से कहीं न कहीं जब दशा चलेगी तो उसका प्रभाव आपको अष्टम में देखने को मिलेगा। आप इस कुंडली में अगर देखेंगे तो ये आपको अभी स्थिति दिख रही है, जबकि भाव चलित जो है उसमें ये चीज़ बदलती है और जब भाव चलित में चीज़ कुछ इस तरीके से बनती है, तो यहाँ पे समझने की बात ये होती है, जब भी उस ग्रह की दशा चलेगी, वो भाव चलित कुंडली में जिस भाव में बैठा होता है, लाभ-हानि उस हिसाब से होती है। यहाँ पे केतु की जो दशा चलेगी, वो केतु की दशा हो सकता है आने वाले भविष्य में आपको किसी खोज या ऐसे चीज़ों में या पूजा-पाठ में किसी तरीके से बिज़ी कर सकती है, क्योंकि वो प्रभाव 8th हाउस का देगी, जो कि बदलाव और ट्रांसफ़ॉर्मेशन का है। 8th हाउस के स्वामी शनि खुद कहीं न कहीं भाग्य में बैठे हैं, तो इस वजह से केतु की दशा आपको किसी भी तरीके के बारीक नॉलेज को देने का प्रयास करती हुई सी नज़र आती है। फिलहाल आप 2030 तक बुध की ही महादशा में हैं। बुध आपके कुंडली में जो है वो 3rd हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड हैं, इसीलिए साहस, पराक्रम और साथ ही साथ कुछ हद तक मानसिक परेशानियाँ इस दशाओं के अंदर आप अपने प्रोफ़ेशन या अपने स्टेटस को लेकर महसूस करते हुए से नज़र आ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपका जो सवाल था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो गई। लव मैरिज की पॉसिबिलिटियाँ हैं,
कहीं न कहीं थोड़ा-सा चुनौतीपूर्ण स्थिति रहेगी क्योंकि शनि पीड़ित हो रहे हैं। बाकी जहाँ तक है आपकी किस्मत और आपकी जो लाइफ़ का फ्यूचर है, वो उसके साथ किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है। दूसरी चीज़, क्योंकि 7th हाउस के लॉर्ड शनि बन रहे हैं, तो मैरिज में कुछ डिलेज़ पॉसिबल हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। शनि के ऊपर से शनि का गोचर जो है, वो यहाँ पे हमारे लिए एक प्राइम इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा, जो कि तकरीबन 2025 से 2027 के बीच में रहने वाला है। उस फ़ेज़ को आपको थोड़ा-सा सतर्कता से सँभाल कर क्रॉस करना चाहिए। धन्यवाद।